हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पिछली क्लासेस को आपने रिवाइज किया या नहीं किया? सच सच बताइएगा। अगर नहीं किए हैं तो उसे अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, तभी आप आगे की सारी बातों को समझ पाएंगे और आपको स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने में अच्छा भी लगेगा। आइए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, सांख्यिकी में जब भी आप माध्यिका का प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं जिस पे आपको कि हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप सांख्यिकी के प्रश्न को सॉल्व करो जहां पे कि आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको इस वर्ग अंतराल और बारंबारता को हमेशा गौर से देखना है। इसमें आपको देखना क्या है कि अगर वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है तो आपको देखना है कि वर्ग अंतराल समावेशी विधि में दिया हुआ है या अपवर्ती विधि में है। जैसे पिछली क्लासेस में, पिछले प्रश्न में हमने जो भी वर्ग अंतराल देखा था उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि वो जो वर्ग अंतराल हमारा था वो अपवर्ती विधि में था। अर्थात अपवर्ती का कहने का मतलब होता है वो इस तरह से था। मान लेते हैं ऐसे 0 से 10, तो जो दूसरा वर्ग अंतराल हमारा शुरू हो रहा था वो कहां से हो रहा था? 10 से 20 इस तरह से था। फिर इसके नेक्स्ट जो होगा वो 20 से 30, फिर जो अगला होगा वो 30 से 40। इस तरह से हमारे वर्ग अंतराल होते थे। अगर मैं इस उदाहरण में देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्ग अंतराल है 1 से 5। इसके हिसाब से दूसरा वर्ग अंतराल 5 से 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 से 10 है ना। तो यहाँ पे देखिए जो पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है और दूसरे वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है, उन दोनों में एक का अंतर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें जो पहला वर्ग अंतराल है उसकी जो ऊपरी सीमा है और दूसरा वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा है वो दोनों क्या है? बराबर है। इसमें आप देखेंगे पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है। इसी तरह से आप हर वर्ग अंतराल में आप देखेंगे ऐसा है। ठीक है, तो हमें प्रश्न को सॉल्व करते समय ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि हमारा वर्ग अंतराल समावेशी विधि में दिया हुआ है, इंक्लूसिव दिया हुआ है या एक्सक्लूसिव दिया हुआ है। अगर वो इंक्लूसिव दिया हुआ है तो उसे हमें एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब इसे हम चेंज कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जब भी इस तरह के वर्ग अंतराल दिए हुए हों तो माध्य में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि माध्य में वर्ग अंतराल की आवश्यकता, आपको वर्ग अंतराल की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है जब आप बनाते हो स्टेप डेविएशन मेथड से आप प्रश्न को सॉल्व करते हो, है ना। पद विचलन विधि से जब आप प्रश्न को सॉल्व करते हो वहां पे आपको वर्ग अंतराल की लंबाई की आवश्यकता होती है। बाकी और जो दो तरीके हैं उनमें आपको वर्ग अंतराल से कोई लेना देना नहीं है ना। तो माध्य में तो इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब आप उसमें बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड में तो वहां पे आपको वर्ग अंतराल की आवश्यकता होगी। तो वैसी स्थिति में आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ग अंतराल है यहाँ पे जो एक का अंतर हो रहा है, एक का देखिए 1 का डिफरेंस हो रहा है, तो आप इस वर्ग अंतराल को अपवर्ती विधि में पहले बदल लोगे। अपवर्ती विधि में हम कैसे बदलते हैं बच्चों, हम इस पे चर्चा करते हैं। अपवर्ती विधि में बदलने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसकी जो पहला जो वर्ग अंतराल है बच्चों उसकी ऊपरी सीमा और जो दूसरा वर्ग अंतराल है इसकी निचली सीमा में अंतर कितने का हो रहा है। ठीक है, जो पहला वर्ग अंतराल है इसकी ऊपरी सीमा और जो दूसरा वर्ग अंतराल है इसकी निचली सीमा में अंतर कितने का हो रहा है ना। आप कोई भी वर्ग अंतराल से आप इस अंतर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी को ले लूं तो ये क्या है, मेरे लिए पहले वर्ग अंतराल है और ये मेरे लिए दूसरा वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, इसमें कितने का अंतर हो रहा है? तो आप कहोगे सर इसमें 1 का अंतर हो रहा है, 1 डिफरेंस कितने का? 1 का। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप अमाप का नियम यहाँ पे लगाओगे। अमाप में ये होता है कि ये जो पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा है और दूसरे वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा है उनमें जितना का अंतर होता है, अगर ये अंतर 1 का है, ठीक है, तो उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं।
यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का, और जितने का डिफरेंस है उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, कभी कभी जरूरी नहीं कि हमेशा आपको अंतर 1 ही रहे, हो सकता है कहीं पे अंतर 2 का रहे, कहीं पे अंतर 0.5 का रहे, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा जरूर कि ये डिफरेंस कितने का है। इस डिफरेंस को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.5। अब ये जो 0.5 आया है, इस 0.5 को हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे और जो ऊपरी सीमा है उसमें से 0.5 को ऐड कर देंगे। यही हम सभी वर्ग, जितने भी यहाँ पे वर्ग दिए हुए हैं सभी में ये नियम लगाएंगे। क्या कहा मैंने आपको, देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा में अंतर कितने का है, तो 1 का है सर। 1 डिवाइडेड बाई 2 मैंने कर दिया, आ गया 0.5। अब हम जो नया वर्ग अंतराल यहाँ पे बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, आपको एक नया वर्ग अंतराल बना लेना है और उसमें आप लिखोगे, पहले जो प्रश्न में आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसकी निम्न सीमा में 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा मेरा वर्ग है इसमें भी हम यही करेंगे, जो इसकी निचली सीमा है, जो निम्न सीमा है, इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम 6 में 0.5 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 5.5, तो यहाँ लिखेंगे 5.5, और इस वर्ग की जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5। इसी तरह से अब हम इस वर्ग को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इसकी निम्न सीमा 11 है, 11 है, तो इस 11 में हम 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10.5, और इस तरफ हम 0.5 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15.5। इसी तरह से इस वर्ग अंतराल में हम देखते हैं, यहाँ पे इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, तो सर 16 है सर, तो जो निम्न सीमा है उसमें हम 0.5 माइनस करेंगे, ये जो 0.5 यहाँ पे आया है तो ये कितना हो जाएगा 15.5, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 20.5। उसी तरह से हम इस वर्ग में भी करेंगे, इसकी जो निम्न सीमा है उसमें हम 0.5 माइनस करेंगे तो 21 में आप 0.5 माइनस करोगे कितना आएगा 20.5, और जो इसकी ऊपरी सीमा है 25, इसमें क्या करना है हमें, इसमें 0.5 ऐड कर देना है तो ये कितना हो जाएगा 25.5। ठीक है, इस तरह से आपको नया वर्ग अंतराल बना लेना है और फिर अपने प्रश्न को आगे आपको हल करना है, उसे सॉल्व करना है। तो ये जो वर्ग अंतराल हम बनाए इसे क्या कहते हैं, अपवर्ती विधि, एक्सक्लूसिव मेथड इसे कहते हैं। तो ये आपको प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम एक और चीज पे हमें ध्यान रखना है, जब भी आप माध्य माध्यिका का प्रश्न बनाओगे तो ये तो वर्ग अंतराल का था कि वर्ग अंतराल में हमें क्या ध्यान रखना है, और दूसरी चीज हमें बारंबारता को भी देखना होगा, है ना। हमेशा वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आप प्रश्न को आगे हल करना शुरू कीजिएगा। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें बारंबारता में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको जो बारंबारता प्रश्न में दिया हुआ रहता है उसमें हमें किस चीज पे गौर करना चाहिए। देखिए जब इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी क्या करते हैं, वो सीधे अगर एक माध्य निकालना है इस प्रश्न से तो वो ना माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं और इस प्रश्न को वो हल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे प्रश्न को सीधे हल करना शुरू नहीं कर देना है, जैसे ये दिया हुआ है। आप अगर इसके विद्यार्थियों की संख्या इस कॉलम को देखते हैं, इस कॉलम को आप देखते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि ये जो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है ये क्या है बच्चे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। देखिए कहीं पे भी बीच में
पिछले से कम या ज्यादा, कम नहीं हुआ, ज्यादा तो है ही, सारे आरोही क्रम में है। तो जो पिछले प्रश्न में हम बनाते थे उसमें जो बारंबारता यहाँ पे दी हुई होती थी विद्यार्थियों की संख्या, वो इस तरह से बढ़ते क्रम में नहीं होते थे। प्रश्न में क्या होता था, कहीं पर ज्यादा है कहीं पे कम है, इस तरह से होता था। जैसे यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे हो सकता है 30 हो जाए, यहाँ पे 25 आ जाए, फिर यहाँ पे 50 आ जाए, फिर यहाँ पे 45 आ जाए। इस तरह से वो ऊपर नीचे अलग अलग रहते थे, वो एक क्रम में नहीं रहते थे। लेकिन इस प्रश्न में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या है, या आप यूं कहेंगे ये जो बारंबारता यहाँ पे दी हुई है, ये क्या है बच्चे, ये बढ़ते क्रम में है ना। ये कहीं पे नीचे नहीं हो रहा। यहाँ पे 35 है, फिर 40 है, फिर 65 है, 75 है, इस तरह से ये आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो जब भी ये जो बारंबारता है, संख्या जो दी हुई रहती है, अगर ये इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे ट्रैप बिछाया गया, आपके लिए जाल बिछाया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको इसे संचयी बारंबारता मान के चलना होगा। क्या अज्यूम करोगे आप कि ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, ये CF दी हुई है। CF का मतलब होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इस फ्रीक्वेंसी, इसे आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में बदलना होगा। ठीक है, ये क्या दी हुई है बच्चों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप गलती कर दो। ये क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या ये जो यहाँ पे दी हुई है ना, ये क्या है, संचयी बारंबारता दी हुई है। संचयी बारंबारता, जिसे क्या बोलते हो, CF। इसे हम CF से डिनोट करते हैं, है ना, CF, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आपको प्रश्न में इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बारंबारता दी हुई है, विद्यार्थियों की संख्या इस टाइप से लिख के आपको दे देता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्या है, हमारी बारंबारता नहीं, ये संचयी बारंबारता दी हुई है। इस संचयी बारंबारता को हम पहले नॉर्मल बारंबारता में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे आप लिखिएगा पहले बारंबारता, और बारंबारता को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, सर F से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। आप क्या करोगे, जो फर्स्ट है, पहला जो बारंबार, ये यहाँ पे संचयी बारंबारता दी हुई है, उसे आप जैसे वैसे ही लिखोगे 35। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नीचे वाला है इसे ऊपर वाले से माइनस करते जाना है। हर नीचे वालों को इसको ऊपर वाले से माइनस करते जाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 माइनस 35, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। 65 माइनस 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। 75 माइनस 65 क्या आ जाएगा 10। ठीक है, 50। 130 माइनस 90, 40 ये हो जाएगा 40, है ना। 130 को 90 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40। 190 माइनस 130 कितना हो जाएगा ये 60। और 250 माइनस 190 ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, देखिए ये आपकी हो गई बारंबारता। प्रश्न में आपको हमेशा पूछा जाता था, ऐसे दिया जाता था और आप उसे सीधा सॉल्व करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पे क्या किया, इसने संचयी बारंबारता दे दी। ठीक है, ताकि आप गलती इसमें कर दो। तो ऐसे अगर जाल बिछाएगा तो आपको उसमें फंसना नहीं है। ठीक है, आप देख लोगे पहले कि ये जो संचयी बारंबारता दी हुई है, क्या ये एक श्रृंखला में दी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, तब आप समझ जाना कि ये क्या है बच्चों, संचयी बारंबारता है। इसे आप क्या करोगे, नॉर्मल बारंबारता में पहले कन्वर्ट कर लोगे। अब आप इस बारंबारता से अगर आप संचयी बारंबारता बनाते हैं तो आपको इसी तरह का डेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप माध्यिका का प्रश्न आप सॉल्व करते हैं। पहली बात क्या बताया मैंने आपको, वर्ग अंतराल पे आपको ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल कि अगर जो पहला वर्ग है और जो दूसरा वर्ग है उसके ऊपरी सीमा और निचली सीमा में अगर अंतर आ रहा है तो हमें उसे क्या करना है, पहले अपवर्जी विधि में बदल लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज पे हमें क्या ध्यान देना है कि अगर बारंबारता, ये जो संचयी बारंबारता अगर हमें दी हुई है तो इसे हमें पहले नॉर्मल बारंबारता में हमें कन्वर्ट कर लेना होगा। उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर जैसे आप करते थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए
अब मैं आपको एक और प्रश्न आपको मैं बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी जरा आप गौर फरमाइएगा। चलिए, तो बच्चों देखिए, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न को आप गौर से एक बार पढ़िएगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि निम्न आंकड़ों में बच्चों के जेब खर्च का माध्य 18 रुपया हो, यहाँ पे आपको माध्य निकालना नहीं है, माध्य आपका दिया हुआ है। माध्य क्या दिया हुआ है? 18 रुपया, 18 रुपीज हो, तो अज्ञात बारंबारता निकालें। है, प्रश्न क्या कर रहा है? आपको एक बारंबारता गायब कर दिया है। देखिए, बारंबारता का अगर आप टेबल में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 7, 6, 9, 13 और ये F1 दिया हुआ है। ये बारंबारता आपका गायब है। इस बारंबारता को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अज्ञात बारंबारता आपको निकालना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? कॉम्प्लिकेटेड बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग और सारे प्रश्न को सॉल्व करते थे इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व कर देंगे सर। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये जो टेबल दिया हुआ है बच्चों, इसे हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल देखिए क्या हुआ है, 11, 13, 13, 15 है ना। ये इसमें हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यू है। 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17। और इसी तरह से अगर आप बारंबारता को आप देखें तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखिए 6 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 5 है, फिर 4 है। मतलब ये कोई एक तरीके में नहीं चल रहा है, ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं है, ये मिला जुला हुआ है। ठीक है, तो बारंबारता ऐसे ही होनी चाहिए। और अगर ये बारंबारता बढ़ते क्रम में रहता तब वहां पे मुझे सोचना था कि ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता। ठीक है, आइए तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल। ये हो गया मेरा वर्ग अंतराल और यहाँ पे है वर्ग अंतराल मेरा बच्चों 11 से लेकर 13, फिर है 13 से 15, नेक्स्ट है 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बारंबारता स्क्रीन में दी हुई है 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। चलिए, माध्य में हम लोग पहले क्या करते थे बच्चों? तो आप कहेंगे सर पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते थे। ये हो गया बारंबारता, इसे हम डिनोट करते हैं F से। अब हम निकालेंगे क्या? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। अब इसे हम डिनोट करेंगे X। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसकी ऊपरी सीमा और इसकी निचली सीमा को दोनों को हम जोड़ देते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या निकल जाता है? ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसके बीच का वैल्यू, इसका मिडिल वैल्यू हमें मिल जाता है। तो हम जितने भी यहाँ पे वर्ग दिए हुए हैं, सभी वर्गों के हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो 13 और 11, इसके बीच में क्या आएगा बच्चों? तो आप जोड़ लीजिए 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा सर, 12 है ना। फिर इसी तरह से ये है 14। आप कैसे निकालोगे? अब 13 और 15 को जोड़ोगे, पहले कितना हो गया ये? 28 और 2 से डिवाइड कर दोगे। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 14। ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये जो वर्ग अंतराल है इसका मिडिल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसके बीच का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है जी, इसका क्या हो जाएगा? ये हमने वर्ग चिन्ह निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों? अब आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो ऐसा करते हैं,
हम प्रत्यक्ष विधि से ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, f इंटू एक्स, एफ एक्स हम निकालेंगे, ठीक है, f इंटू एक्स। f इंटू एक्स हम करते हैं तो f की वैल्यू है 12 और x है f की वैल्यू है 7 और x है मेरा कितना 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 84। इसी तरह से 6 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 84। इसी तरह से 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 144। 18 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 18 और 13 234। और 20 और f को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 20f। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 110। और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 4 96। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा बच्चों, कहीं पे अगर गड़बड़ हो तो बताइएगा। आइए अब हमें क्या निकालना होता है, माध्य का हम सूत्र लगाते हैं बच्चों। माध्य बराबर हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी माध्य बराबर हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो मतलब कि हमें पहले सिग्मा एफ निकालना होगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ की वैल्यू हमें निकालनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी बच्चों। तो हम पहले निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर हाँ जी, सिग्मा एफ एक्स बराबर हम पहले जोड़ लेते हैं प्लस 20f है ना, 752 प्लस 20f ये मेरा सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, यानी कि नंबर कितने हैं, तो ये हो जाएगा 7 से 13 13 9 22 22 और 13 22 और 13 आपका हो जाएगा 35 35 5 40 7 44। ये कितना हो गया 44 प्लस ये मेरा क्या आ गया बच्चों सिग्मा एफ, 44 प्लस एफ आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए माध्य आपका दिया हुआ है प्रश्न में कितना 18 रुपया, माध्य कितना है 18 रुपीज है। तो हम माध्य की जगह पे माध्य का वैल्यू लिख देते हैं। माध्य का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f और इसे हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ हमारे पास कितना है बच्चों, हाँ जी सिग्मा एफ आपके पास है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 44 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 792। ये कितना हो गया 792 और f को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 18f इक्वल टू हो जाएगा 752 प्लस 20f, है ना। ये जो दिया हुआ इसे हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया बच्चों, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को यहाँ पे जो बराबर की इस तरफ है लेफ्ट साइड उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 44 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 792 आया और उसके बाद 18 को मैंने f से मल्टीप्लाई किया तो 18f आया और इक्वल टू बराबर इधर क्या बच गया ये
752 प्लस 20f। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 752 को अगर हम इस तरफ लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 792 माइनस 752, 792 माइनस 752 कितना बच गया, ये 40 इक्वल टू, आप 18f को हम अगर इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 20f माइनस 18f, क्या हो जाएगा 2f। ठीक है बच्चों, कितना हो गया ये 40 इक्वल टू 2f, और हम लिख सकते हैं f इक्वल टू 40/2, ये कर देगा 20 टाइम्स, यानी f बराबर कितना आ गया मेरा बच्चों 20। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी, ये जो फ्रीक्वेंसी गायब थी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रश्न में कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आप इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसे आप अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे अभी हम आते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न को आप गौर से पढ़िए। दिया हुआ है निम्नांकित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करें यदि इनका समांतर माध्य 10.8 हो। यहां पे इस प्रश्न में क्या है बच्चों, आपको माध्य दिया हुआ है 10.8 और यहां पे आप देखिएगा तो बारंबारता जो है वो 2 बारंबारता मिसिंग है। यहां पे जो बच्चों कितनी बारंबारताएं गायब है, 2 बारंबारताएं गायब है। और हमें यहाँ पे एक चीज और प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो नंबर है बारंबारता को जो हम ऐड करते हैं ना, वो टोटल कितना दिया हुआ है 20 कुल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कुल, ये कुल मतलब इनका जो योग है वो 20 है। यहाँ पे संख्या कितनी है 20 की है सर। 2 चीज हमें प्रश्न में दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है और यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या या जो जिसकी भी संख्या दी हुई है, नंबर टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 बारंबारता को इसने गायब कर दिया है। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे कोशिश कीजिए आप लोग एक बार, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं। यहां लिखते हैं वर्गांतराल और इधर लिखते हैं बारंबारता। वर्गांतराल में है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। ठीक है जी, यहां तक हो गया। बारंबारता है मेरा 3, ये गायब है, कुछ नहीं है। 8 से 12 में भी कुछ नहीं है, ये है 8, ये है 3। तो चलिए हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बारंबारता नहीं दी हुई है उन्हें हम a और b मान लेते हैं या x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले माना अज्ञात बारंबारता, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना बारंबारताएं क्या है x और y है। तो हम यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है इसे यहाँ पे हम लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख देते हैं क्या y। इन दोनों का मान हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बारंबारता में n आपको 20 दिया हुआ है। ठीक है, n कितना दिया हुआ है 20 हमारे पास दिया हुआ है। अब आगे हम निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम x से डिनोट करते हैं। आइए 0 से 4 के बीच का वर्ग चिन्ह क्या होगा 2 होगा सर। 4 से 8 के बीच में क्या होगा 6 होगा सर। 12 से 8 के बीच में क्या होगा 10 होगा सर। यहाँ पे क्या होगा 14 होगा सर और यहाँ पे क्या होगा 18 होगा सर। वर्ग चिन्ह निकाल दिया। अब हम क्या निकालते हैं, ये बारंबारता ये हो गया f, अब हम निकाल लेते हैं fx। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
देखिए कितना हो गया ये 6, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 6x, ये क्या हो जाएगा 10y, ये क्या हो जाएगा 14 22 112, हाँ, और ये क्या हो जाएगा 36। ठीक है, ये मेरा fx आ गया। अब हम माध्य का सूत्र हम लिखते हैं बच्चों। माध्य बराबर हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी माध्य बराबर हम लिखते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, है ना, या सिग्मा f मतलब क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है जी, आइए तो पहले हम सिग्मा fx लिख लेते हैं। सिग्मा fx कितना आ गया मेरे पास, तो गुरुजी आ गया 112 और 6, 118 और 36, 154 प्लस 6x प्लस 10y, ये मेरा सिग्मा fx आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं n तो मेरा 20 दिया हुआ ही है, n इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो बारंबारता है इनका योग यहाँ पे दिया हुआ है, यानी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिग्मा f की जगह पे मैं n लिख देता हूँ फॉर्मूला, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। n का मतलब क्या हुआ, ये जो हमें प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है इनका टोटल योग है ना, हमें इसी से डिवाइड करना होता है। ठीक है, हम लोग सिग्मा f लिखते थे, सिग्मा f की जगह पे आप n भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म का यूज होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा f की जगह पे n लिख दिया। यहाँ पे क्या होता है n आपको लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है आपका, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20, n इक्वल टू 20, यानी 1 2 3 4 5 इन पांचों को अगर हम ऐड करते हैं तो 20 आ जाएगा। और अगर अभी जो ये दिया हुआ है इसे अगर हम ऐड करते हैं, यानी कि सिग्मा f अगर हम करते हैं तो कितना आता है 3 प्लस 8 11 प्लस 2 13, यानी क्या आता है 13 प्लस x प्लस y। ठीक है, सिग्मा fx कितना 13 प्लस x प्लस y। सिग्मा f का कितना मान दिया हुआ है बच्चों, ये जो पूरा है इसका मान कितना दिया हुआ है, अगर मैं इसे हल करता हूं तो ये कितना है 20, अर्थात 20 इक्वल टू 13 प्लस x प्लस y, है ना। हम लिखते हैं 20 माइनस 13 इक्वल टू x प्लस y, यानी कि 7 इक्वल टू x प्लस y। x प्लस y का मान कितना आ गया 7, यानी ये जो x और y है इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैसा डिजिट आएगा जिसको जोड़ने पे 7 आएगा। इसे हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा समीकरण क्या है 1। आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में अब हमें ये जो वैल्यू दी हुई है इसे माध्य के फॉर्मूला में हमें पुट कर लेना है। तो देखिए माध्य हमें कितना दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है माध्य का वैल्यू 10.8, तो यहां लिखते हैं 10.8 इक्वल टू सिग्मा fx कितना है 154 प्लस 6x प्लस 10y डिवाइडेड बाई n। नंबर हमें दिए हुए प्रश्न में ही दिया हुआ है कि इनका जो बारंबारता का कुल योग कितना है 20 है, तो हम इसे बारंबारता के कुल योग से ही हम डिवाइड करते थे पहले भी प्रश्न में, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं 20। ठीक है जी, अब आप लिखिए 10.8 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाता है बच्चों 10.8 इंटू 20, 10.8 इंटू 20 216 आ जाएगा। ये कितना हो गया 216 इक्वल टू 154 प्लस 6x प्लस 10y। ठीक है जी, और देखिए अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो अगर मैं 154 को इस तरफ में लाता हूं तो कितना हो जाएगा 216
माइनस 154 इक्वल टू 6x प्लस 10y, है ना। 216 माइनस 101 कर दीजिए, कितना आ गया? 62 इक्वल टू 6x प्लस 10y। ठीक है, ये मेरा आ गया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन मेरे पास बन गया, एक इक्वेशन यहाँ पे बना और एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे बना। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे इक्विवेलेंट करने के लिए इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से, क्योंकि 6 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x जो है यहाँ से 6x से ये माइनस कट जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 6x प्लस 10y इक्वल टू 62, और यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें 6 से गुना कर देते हैं, एक क्या आ जाएगा 6x प्लस 6y इक्वल टू 42, है ना। एक क्या किया मैंने, समीकरण 1 में 6 से गुना किया। ठीक है, अब इन दोनों का घटा दीजिए, अब इन दोनों का माइनस कर दीजिए। तो देखिए 6x प्लस 6x माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 10y माइनस 6y क्या हो गया, ये 4y, और यहाँ पे कितना आ गया 20। ठीक है, 20, 4y इक्वल टू 20 आया मेरे पास। तो हम लिख सकते हैं, अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ बच्चों, हमारा कैलकुलेशन इधर यहाँ पे होगा, और आप इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक आ गया मेरा 4y इक्वल टू 20। अब हम यहां पे लिखते हैं 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/4, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 5, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास y का मान आ गया, y कितना हो गया 5। अब हमें x का मान निकालना है, तो आप निकाल लेंगे x का मान, इजी है। क्या करेंगे हम, सब समीकरण 1 में आप रख दीजिए, y का मान यहां पर हम लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये जो मेरा y का वैल्यू आया बच्चों, इस y के वैल्यू को हम समीकरण 1 में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए y का क्या है 5, तो वहां पे हम लिख देते हैं 7 इक्वल टू x प्लस 5, है ना। y का मान 5 है, तो y की जगह पे हमने 5 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 5 को इस तरफ ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल टू x, यानी कि 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू x। आप कह सकते हो x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया 5 और x का वैल्यू आ गया 2। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। ये हमारी क्या हो गई, अज्ञात बारंबारता आ गया। ठीक है, आप लिखोगे ये हमारा अज्ञात बारंबारता है। तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखना नहीं, बस वहां पर लगा के छोड़ देना है। प्रश्न आपका उत्तर यहाँ पे आ गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5। तो इस तरह से अगर दो बारंबारताएं अगर मिसिंग है, अज्ञात है, तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए और इसे 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है,
तो आप अच्छे से पढ़िए। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञानवर्धक बातें आपके और दोस्त, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार जो भी हो अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं वहाँ तक इन्हें जरूर पहुँचाइए। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।